Juhar, welcome to Learn Logically, be a rational human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to Curiously Chemistry program The Cations in Education. In this video we are going to continue the solution of the rest of the question of NEET 2020 chemistry paper. मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लिया होगा। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स बिगिन। So here is the first question of this video. Identify the incorrect statement. Incorrect बोला गया है। The transition metals are their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Yes, this is a correct statement because we know that transition metals shows the multiple oxidation states and all these property. Then interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of the metal. Yes, this is also a correct statement. Then the oxidation states of chromium in CrO4 2- and Cr2O7 2- are not same. Yes, this will be your answer because in both this compound the oxidation state of chromium is +6. How can I say that? Let's cross check. So in first CrO4 2-, you have to draw the structure, then you can check it easily. Okay, so this is the structure of CrO4 2-। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एक जो ट्रिक है कैसे हाउ टू ड्रॉ। अगर आप लोगों को किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला दिया गया है, अगर उसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा एक ट्रिक है जो कि मैं आपको मेरे जो आने वाले जो वीडियो सीरीज होगा वो जो मैंने बताया था वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको वो बहुत ही जल्दी सब कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं ये जो आपका ये जो एग्जाम होगा इसका सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा बिजी हो गया। नहीं तो वो जो सेकंड पार्ट है वो ने जो बोला था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड इनिशिएशन, मैं उसी पार्ट में ये सारे ट्रिक है जो है मैं आपको वहीं से बताने वाला हूँ। सो इट्स ए ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। सो टिल देन प्लीज वेट, लेट्स बैक टू दिस क्वेश्चन। सो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सो यहाँ पे हो गया -2, यहाँ हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो इसका हो गया +6। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -2, ये हो गया -1, तो 2 2 4 5 एंड 6, तो क्रोमियम का कितना होगा +6, दोनों का +6 है जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था। तो दिस स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। Which of the following is a cationic detergent? The answer will be cetyl trimethyl ammonium bromide। ये हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया गया है, यू कैन सी दैट। ये देखो, दिखने लग गया, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सी द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of benzene is 5.12। The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene is how much। so यहाँ पे हमको डेल्टा TF पूछा गया है और हमको क्या क्या दिया गया है, KF दिया गया है एंड मोलालिटी दिया है। अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होगा तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। If I simply multiply all this value or all this figure, then it will be approximately 0.40। So option 2 will be correct। Next, identify the incorrect match। देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है इनकरेक्ट। ये जो इनकरेक्ट बोलता है ये सारे क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा पॉज लेके थोड़ा टाइम लेके अच्छे से इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत से बार क्या होता है कि हड़बड़ाहट में ऐसे सारे इजी इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। देखते हैं, यूनिलुनियम, यूनिलुनियम इसका दिया गया है मेंडेलेवियम, करेक्ट, ये करेक्ट है। यूनिलिनियम का मतलब क्या होगा, यूनिल का मतलब होता है 100 और यूनियम, यूनि मतलब 1, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 101, जिसको कि हम मेंडेलेवियम भी बोलते हैं, जो कि आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट में दिया गया है। ये जो वो टेबल है वहां पे ये आपको दिया गया है। उसके बाद दिया है यूनिल ट्राइयम जिसको बोलते हैं लॉरेंसियम, सही है, ये भी एकदम करेक्ट है।
ये इसका वैल्यू कितना होगा 103 बिकॉज ट्राई मतलब 3। उसके बाद आया है यूनिल हेक्सियम, इसका दिया है सियोबोरियम। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट है बिकॉज यूनिल का मतलब हो गया 10 मतलब 100 और हेक्स का मतलब हो गया 6, तो ये हो गया 106। उसके बाद आ गया उनुनियम। उनुनियम का मतलब होता है 111 मतलब 111। सॉरी ये गलत है, ये नहीं है। डार्मा स्टेडियम जो है ये जो हमारा है ये 110 के लिए है, जिसको कि हम बोलते हैं UNUNNILIUM, उन 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 उनिलियम। ठीक है, उन उनिलियम को हम बोलते हैं डार्मा स्टेडियम, जिसका कि वैल्यू होता है 110। बट ये जो है उन उनियम, इसको हम बोलते हैं 111 मतलब 111 मतलब 111। इसका जो हमारा नेम है, ये नेम है, आप लिख सकते हो ROENTGENIUM, रोन्टेजिनियम। क्या है ये? रोन्टेजिनियम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इट इज 115 द मिक्सचर व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ये देखो, क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये नहीं, ये कभी भी नहीं दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे देखो अल्कोहल है, इथानॉल है, इथानॉल यहाँ पे ये दिखा सकता है। क्यों? बिकॉज अगर हम अल्कोहल देखते हैं, इथानॉल देखते हैं, ये आर के बदला आप लोग C2H5 लिखते ना, ROH जो ये होता है, इसका जो ऑक्सीजन हो और ये जो होगा, इनके दोनों, इनके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे अगर एसीटोन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एसीटोन ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो इथानॉल के दो मोलिकुल हो गए, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, then they are easily get evaporated. That's why they show a positive deviation in the Raoult's law. So the correct answer will be ethanol plus acetone. The fourth option will be correct. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। ओके, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, ये तो बहुत ही आसान है, ये बहुत से बार जेई में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद BaO मतलब ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। देन Al2O3 इज एम्फोटोरिक इन नेचर, याद रखना। Cl2O7 नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि ऑल मेटल्स आर बेसिक और ऑल नॉन मेटल आर एसिडिक। इसका एक मतलब एक एक्सेप्शन का वो ट्रेंड है, जहाँ पे कि हम लोग ये एम्फोटोरिक का सब्सटेंसेस का जो लिस्ट है, कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड्स का वो एम्फोटोरिक होते हैं, वो हम वो जो हमारे जो एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगे वहां पे हम वो देखेंगे। बट स्टिल देन यहाँ पे ये ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो Cl2O7 एसिडिक, देखिए डी में थर्ड कहाँ पे है, डी में थर्ड ये हो गया। सो इसका हो गया हमारा वन ऑप्शन। सो फॉर 116 द करेक्ट आंसर विल बी 1। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का? सो नंबर ऑफ एटम्स का जो ट्रिक है वो है एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, तो जिसका मोलर मास हमारा कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। तो कहाँ पे है देखो, ये देखो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम सबसे कम है ये, आउट ऑफ 24 16 7 एंड 108 7 is the least, so the number of atoms will be higher or highest, so the answer will be third option. Okay, next is 118 reaction between benzaldehyde and acetophenol। पहले हम बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजाल्डिहाइड प्लस क्या बोला है, एसीटोफेनॉल, ये हो गया हमारा एसीटोफेनॉल। अगर इसको हम कहाँ किसके साथ रिएक्शन कराना है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। ये देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे OH एक बेस है, तो पहले ये यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा इसको ये कंज्यूम करेगा। दैट मीन्स इट्स गो वाया द aldol टाइप मैकेनिज्म, बट हियर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रॉस aldol कंडेंसेशन हो रहा है। कहाँ पे है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो दिस विल बी योर क्रॉस aldol कंडेंसेशन। यहाँ पे ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? Okay, let me draw the structure first. So this is a tertiary butyl carbocation and this is a secondary butyl carbocation. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3+2 = 5 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 3 3, सो 9 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो इस कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड? व्हिच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके, it reduces oxygen carrying ability of blood, ये तो करेक्ट है। then the carboxy hemoglobin is less stable than that of oxy hemoglobin, ये इनकरेक्ट है because the carboxy hemoglobin is more stable, यहाँ पे ये होना चाहिए more stable than that of oxy hemoglobin, so the answer will be 2 and it is a clear statement from your NCERT, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका NCERT का ही डायरेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड having lone pair of electrons on carbon forms metal carbonyls. It is deadly poisonous due to higher stability of its hemoglobin complex as compared to that of oxyhemoglobin complex. ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 नंबर। नेक्स्ट we are going to solve 121, that is which of the following is a basic amino acid? So the answer will be lysine, because in the structure of lysine amino acid there is an extra NH2 group. If you are recall the basic structure of an amino acid, then the simple formula is, this is the basic structure of an amino acid. Okay, so this is the acidic part or carboxylate part, or this is the basic part, NH2 part. Since the R group is variant for this different kind of amino acid, since in the structure of lysine there is an extra NH2 group, so the lysine is a basic amino acid. Okay, and you can confirm it from this table also. For your reference you can keep a screenshot also. Here you can see that there are only 3 basic amino acid, one is lysine, one is arginine and one is histidine. Okay, next see, urea reacts with water to form A, which will decomposes to form B. B when passed through Cu2 plus aqueous solution, a deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? So let's solve this question. So first let me write the structure of urea, NH2CO NH2, then it reacts with water. So water का जो हो ये OH माइनस आयन होगा, यहाँ पे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये देखो CO माइनस देन OH देन NH2 और ये NH2, अगेन ये O माइनस रिटर्न आके NH2 एक लिविंग ग्रुप के हिसाब से ये निकल जाएगा माइनस NH2, सो ये बन जाएगा NH2COOH। अगेन ये जो हम बोल रहे हैं ये डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी, ये हो गया हमारा ए कंपाउंड, ये हो गया हमारा ए, इट गोइंग टू डिकम्पोज। सो डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे जो CO2 है वो निकल जाएगा, सो माइनस CO2 और हमारा ये निकल गया एमोनिया एज ए गैस। सो ये हो गया हमारा बी, बट हमारा क्वेश्चन में सी पूछा गया, तो सी NH3 now reacting with the copper, so the answer will be CuNH3 whole for 2 plus. This is the correct answer. Okay, because while
NH3 ligand is reacting with copper 2 plus, then it will form the CuNH3 whole 4 2 plus complex. Next, a mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, then the partial pressure of nitrogen is how much? दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन. अगर इसका मैं लिखूं तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ पुट करते जाएंगे. तो टोटल प्रेशर हमको कितना दिया गया है 27 बार इंटू मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं तो नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन प्लस आर्गन, और 27 इंटू नाइट्रोजन का कितना दिया गया है हमको 7. तो 7 ओपन सिंस दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 14, फॉर n2 इट विल बी 28. तो 7 ओपन 28 डिवाइडेड बाय 7 ओपन 28 प्लस आर्गन का निकला है हमारा 8 ओपन 40. So let's solve this equation. So 27 into 7 upon 28 divided by, अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो 28 and 40, 2 14 जा, 2 20 जा, 2 7 जा and 2 10 जा. तो इसका कितना हो गया रे 10 70 140 280. So LCM is equal to 280. Then 280 divided by 28 is equal to 10, so it will be 70. Then simple mathematics, so ये हो गया 56. Now this will be 27 into 7 by 28 into 280 divided by 675 is equal to 112. So this will be 10 and here it is 7 1 ja 7, then 7 8 ja, then it will be 9 3 ja, 9 2 ja, 2 5 ja. So it will be 15. Answer will be 15. So answer 2 will, option 2 will be correct. Then identify the correct statement from the following. Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO2. No, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ब्लिस्टर कॉपर का मतलब होता है बबल्स ऑफ SO2. क्या होता है? बबल्स ऑफ SO2 कम्स आउट फ्रॉम कॉपर. अगेन वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल बाय वैन अर्कल मेथड. नो, रॉन्ग. दिस इज बाय द मॉन्स प्रोसेस. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की जो प्रिंसिपल्स जितने दिए हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से लगाई है, देन दिस विल बी द आंसर द मॉन्स प्रोसेस. मैं इसका आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट अ सेकंड. देन पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो पिग आयरन होता है इसका शेप कुछ ऐसा ही होता है, मतलब पिग जैसा ही शेप होता है, इसलिए इसका नाम भी पिग आयरन दिया गया है, जिसको कि हम मोल्ड करके कोई भी शेप में इसको हम निकाल सकते हैं. सो दिस थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. एंड रॉड आयरन इज इम्प्योर. नो, दिस इज द प्योरेस्ट. दिस इज द प्योर आयरन, वन फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म. अगर मैं आपको इसका एविडेंस दिखाऊं तो एक सेकेंड मैं अभी आपको दिखाता हूं. लेट मी क्लियर ऑल दिस डाट. सो दिस इज द एविडेंस. ओके, आप देख सकते हैं द फर्स्ट एविडेंस मॉन्ड प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया, फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल. तो ये हो गया. देन हमारा जो ब्लिस्टर कॉपर जो ये बोल रहा था मैं, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2, सो इट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर. ठीक है. देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस आयरन इज नोन पिग आयरन, सॉरी, हाँ, अब पिग आयरन एंड कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स. अब अगर इस पेज में जाएंगे एनसीईआरटी के, देन ये यहाँ पे ये इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को. और ये जो रॉट आयन इज द प्यूरेस्ट आयन, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज योर एविडेंस. ये पूरा एक ही पेज है, मतलब ये जितना दिया है ये एक पेज में है, और ये जो है इसका नेक्स्ट पेज में दिया गया है. तो ये सिर्फ 2 पेजों में ही ये एक क्वेश्चन सेट हो गया है.
अगर आपने इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स का अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 125। So hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Okay. Then if the equilibrium constant Kc is equal to 2 into 10 to the power 13 at temperature 300 Kelvin, then the value of delta G at the same temperature will be how much? तो ये तो सिंपल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के। सो आर का वैल्यू अगर आप लोगों को पता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देन आपको टेम्परेचर भी दिया गया है, कितना है ये टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है। एंड लॉन के, सो लॉन के का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 13। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, so this is a simple question, there is nothing rocket science here. Then identify a molecule which does not exist, यहाँ पर अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मूला पकाएंगे और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो अगर हम पकाएंगे हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देन हमको निकल जाएगा जहाँ पे कि अगर आप हीलियम का मोलिकुलर ऑर्बिटल देखोगे तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हीलियम एंड हीलियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी हीलियम। Let's see the next question. An increase in the concentration of the reactant of a reaction leads to the change in heat of reaction. The option 1 will be correct. This is a very straightforward question from your chemical kinetics. Okay. Then come to which of the following alkane cannot be made in gold yield by Urge reaction. If you really read the 11 NCERT, then in the hydrocarbon chapter it is clearly mentioned that Urge reaction is only used to make higher alkanes containing even number of carbon atom. Okay, so even number. So out of this option heptane, this is the odd one, 7 means odd, so this is not an even, so the answer will be n-heptane. Okay, next see which of the following amine will give carbylamine test. This is also straightforward question from your NCERT, because here it is clearly mentioned that aliphatic and aromatic primary amines, only the primary amines undergoes the carbylamine test. So option 4 will be correct. Next see on electrolysis of electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be. Let's check. So here is dilute sulfuric acid, अगर हम इसको प्लाटिनम इलेक्ट्रोड में अगर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सिंस इट इज कैटायन तो ये हमारा कैथोड में आएगा। अगर हम 2H प्लस जो कैथोड में आ रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, यहाँ पर क्या निकलेगा H2 गैस निकलेगा। यहाँ पे जो ये एनायन है तो ये कहाँ से निकलेगा एनोड पे। बट हियर इज द ट्रिक पार्ट, यहाँ पे जो SO4 2 माइनस सल्फेट के साथ साथ क्या होता है OH माइनस आयन भी होता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होता है। और आपको अगर पता होगा कि अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फेट आयन। सो ये जो OH माइनस आयन है ये यहाँ पे निकल के जो एनोड पे आके ऑक्सीडाइज होके क्या होगा यहाँ पे O2 गैस निकलेगा, तो ऑक्सीजन गैस, तो आंसर विल बी ऑक्सीजन गैस। ओके, नेक्स्ट कम टू 131। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। as you can see that CH4 here carbon is in -4 state because carbon is more electronegative than that of hydrogen, and here carbon is in +4 oxidation state because electronegativity of fluorine is than that grade of carbon. Okay, so -4 to +4, option 2 will be correct. Next see anisole and cleavage with HI gives. So first let me draw the structure of anisole. This is anisole OCH3 which is nothing but an ether. Okay, so cleavage with HI, यहाँ पे अगर हम SN2 रिएक्शन देखेंगे तो ये हो गया I माइनस हमारा जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जो कार्बन सेंटर CH3 को बैकवर्ड अटैक करेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा
OH प्लस HI। तो यहाँ पे हमारा सिंपल SN2 रिएक्शन हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट 133, measuring a zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution। तो सबसे पहले अगर हम जेटा पोटेंशियल क्या होता है उसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो जेटा पोटेंशियल एक होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं AgI प्लस KI का एक लूं सॉल्यूशन, तो ये जो Ag है ये पॉजिटिव AgI के चारों तरफ जो है वो I माइनस, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट में I माइनस एंड I माइनस का एक स्फीयर आ जाएगा, चार्ज चारों तरफ इसको घेर लेंगे। अगेन ये जो लेयर हो गया ये फिक्स्ड लेयर हो गया, ठीक है, ये रिजिड लेयर हो गया। इसके अराउंड और एक लेयर जो पोटेशियम के वजह से आ रहा है वो इस तरफ चारों तरफ रह जाएगा, जो कि सेकेंडरी लेयर। ये हो गया हमारा रिजिड लेयर और प्राइमरी लेयर, और ये जो आउटर साइड में हो गया ये हमारा सेकेंडरी लेयर हो गया या मोबाइल लेयर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो कोलोइडल के जो लेयर हो गए, इन दोनों के बीच में दो लेयर की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। So this zeta potential is useful for the stability of the colloidal particles। अगर मैं इसको एक डायग्राम की तरह से समझाने की कोशिश करूं तो this will be the best representation as you can see that। ओके, ये हो गया हमारा जो AgI सेंटर में, उसके चारों तरफ आयोडीन एंड उसके चारों तरफ फिर हो गया पोटेशियम। तो ये जो दोनों लेयर हो गया, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो जेटा पोटेंशियल है। तो इसको हम यूज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए। एंड देन 134, मैंने इसका आंसर तो यहाँ पे पहले से लिख दिया है। पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी का जो हमारा एग्जाम्पल है वो पेपर क्रोमाटोग्राफी है। तो इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। तो इसका आंसर 1। नेक्स्ट सी, CO plus H2 is part of synthetic gas, then temporary hardness of water is due to the magnesium and calcium bicarbonate, then this diboron is an electron deficient hydride, then H2O2 is non-planar in structure। So the correct option will be 4। So the answer will be 4 for 135 question। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और फिर भी कोई डाउट हो गया तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन या फिर मेरे जो सोशल लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।